मजबूरी में बंदूक उठाई होगी, लेकिन कोई अफसोस है आपको? अपनी मर्जी से तो नहीं उठाई थी, लेकिन आज भी लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है। खतरा भी है आपको? हाँ, हमारे दुश्मन कितने हैं हम ये भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन खतरा मेरे ऊपर है। समर्पण से पहले पुलिस ने क्या क्या वायदे किए थे? आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, रहने के लिए आपको मकान दिया जाएगा और 2 लोगों की सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2 लाइसेंस दिए जाएंगे। इनमें से भाई साहब आज दिन तक कोई अगर एक वादा पूरा कर देते तो हम बहुत धन्यवाद करते कि हाँ, प्रशासन ने मेरे साथ में कुछ किया। करीब 70 मर्डर का जिक्र है आपकी जो विकिपीडिया पर प्रोफाइल है। क्या वाकई इतने मर्डर किए हैं आपने? ये किसने लिख के डाला है हमें यही पता नहीं। किन किन बड़े डकैतों के गैंग में आप रही? हमारा किडनैप किया था लाला राम ने, और से छोर तक लाला ही राम के गैंग में रही जब तक मैं जंगल में रही। निर्भय गुर्जर हमसे जूनियर था, शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी, लेकिन हम रहे लाला ही राम के गैंग में हैं। शादी कैसे टूटी? निर्भय ने एक नाई की बहू के साथ में छेड़खान कर दी, वहीं से दिमाग खराब हुआ तो हमने कि वहीं पे बंदूक रखा ली कि जहाँ जाना हो तहाँ जाइए, मैं अपने गैंग में नहीं रखेंगे। वहीं से निर्भय गुर्जर को भगा दिया। पहली बार आपने बंदूक किस पर तानी थी? पहला फायर किस पर झोंका था? आसमानी फायर किया था, मंदिर पे खड़े होकर 5 गोलियां चलाई। पुलिस को डर था कि इसका हम अगर एक मारेंगे तो ये कम से कम 50 मारेगी। सोते हुए शेर को न जगाए, अगर वो जाग गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। एक दिन जेलर साहब आ गए तो हमने कि ऐसा है, महिला पुलिस की तो ताकत नहीं है, आपकी ताकत है तो आप हमारे झोले की तलाशी ले लो। रामवीर, अरविंद और रज्जन, निर्भय सब अपने आप को सम्राट लगाते थे। लिखने से कोई अंतर्राष्ट्रीय बदमाश नहीं बन जाता है। सभी लोग मजबूरी में बंदूक उठाते हैं। बहुत से लोग तो मजबूरी में उठाई है, तो बहुत से खुशी में भी बन गए। कि बागियों के कुछ उसूल होते हैं। मलखान सिंह हुए, मोहर सिंह हुए, माधो हुए, फक्कड़ बाबा थे, लाला राम थे, इनके सबके उसूल थे। इनने खूब डकैतियां डाली हों, लेकिन अगर बहू बेटी अगर जेवर पहरे बैठी है तो उसका उनने नहीं उतराया। कभी कोई पकड़, कोई लड़का ऐसा आपके गिरोह में रहा कि लंबे समय तक रहा हो, पैसा ना मिला हो और उसने आप अपने व्यवहार से आप लोगों का दिल जीत लिया हो, और जब वो लौट रहा हो तो आपको अफसोस हो रहा हो कि हमारे पास से क्यों जा रहा है? खौरैया का खानपुर का था, तो वो लड़का हमारे गैंग में कम से कम 3-4 महीना रहा। उसके बाद में बात से हम खूब रात दिन में पहरा लगवाते थे पेड़ पे चढ़ के, और जिस दिन वो चला गया तो उसकी याद आती रही। इस त्योहार डकैत भी मनाते थे? सभी त्योहार मनाते थे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, हर त्योहार मनाते थे। फिल्मों में दिखाया जाता है कि घोड़ों के जरिए डकैत जाते थे, आप लोग भी कभी गए हैं? चम्मिल में एक इंसान को दुखना तो मुश्किल पड़ जाता है, फिर इतने बड़े घोड़ा लेके हम कहाँ दुखेंगे। घोड़ा तो बहुत बड़ा दूर है, कि कहीं पे खिच्चड़ तक नहीं दिखाई नहीं दिया है। पिक्चर में नमक मिर्चा नहीं डाला जाएगा तो कल को पिक्चर हॉल में कौन देखने जाएगा। बिग बॉस तक आप कैसे पहुंचे? फिल्म जरिया बनी बिग बॉस तक पहुंचने की? हाँ, हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं। सलमान खान से पहली बात और मुलाकात कब हुई और क्या अनुभव रहा आपका? सलमान खान से तो हमारी तभी हुई जब बिग बॉस में मैं गई है, फोन से बातचीत होती रहती है। सलमान खान के बारे में ये कहा जाता है कि जरूरतमंद की वो मदद करते हैं। कभी आपने कोई गुहार लगाई, मदद की? हमने सलमान भाई को अपने विषय में कुछ बताया नहीं है, अगर मौका लगेगा तो जरूर बताएंगे। सबसे ज्यादा आपकी किसके साथ बनती थी और सबसे ज्यादा खटपट किससे होती थी? हमारी तो बहरहाल सबसे बनती थी। अगर बिग बॉस हमें 10 मिनट की मोहलत दे दें तो हमसे गार्डियन में डॉली बिंद्रा लड़े या कुश्ती में लड़े, हम दोनों में तैयार हैं। तो कोई राजनीति में आपको बढ़ाने वाला मिल जाए तो आप राजनीति में आने को अब भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमें कोई मिलेगा। आपकी राय जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में आपकी राय क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को लोकप्रिय है मोदी जी, तो उस तरीके से हमें भी है। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। गलतियों से कभी सबक सीखा, कोई सीख ली? बिल्कुल लिए, अगर गलतियों से सीख नहीं लेते तो यहाँ तक आज नहीं बैठे होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र द्विवेदी। हमारी साप्ताहिक सीरीज वीकेंड स्पेशल में आज मैं आपके सामने लाया हूं एक खास मेहमान को, जो वाकई कई मायनों में खास हैं। मैं शुरुआत में एक शेर पढ़ना चाहूँगा। बीहड़ में जब तलक थे तो अपना भी रंग था, बीहड़ में जब तलक थे तो अपना भी रंग था, जीते हैं अपनी ज़िंदगी अब सादगी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये शेर मैंने किस संदर्भ में पढ़ा है, तो शेर उस
13 साल की लड़की के लिए पढ़ा है, जिसका अपहरण किया गया। बाद में उसने बगावत कर दी और बतौर बागी बंदूक उठा ली। 16 साल तक बीहड़ में राज किया और ऐसा राज किया कि खौफ से लोग थर्रा जाते थे, नाम सुनकर लोग खौफजदा हो जाते थे। आज वही लड़की हमारे साथ सीमा परिहार के तौर पर हमारे साथ बैठी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पहला सवाल ये कि जब आपका अपहरण हुआ जी। और उसके बाद आपने फिर बंदूक उठा ली, मजबूरी में बंदूक उठाई होगी, जी। लेकिन कोई अफसोस है आपको? देखिए कि जब मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं उठाई थी, जब वहाँ पे मैं बेबस हो गई बंदूक उठाई, लेकिन आज भी लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, ठीक है। लेकिन मैंने 3 साल बंदूक जब नहीं उठाई थी और जब 3 साल हो चुके, जब वहाँ से मैं नहीं निकल पाए हैं, तो मेरी भी एक मजबूरी थी। तो मैं ये दिल में एक ध्यान लिया था कि मैं कभी जीते जी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो मजबूरी में मैंने बंदूक उठाई। और उठाने के बाद में बराबर मैं वहाँ पे 16-17 साल रही। और रहने के बाद में जब मेरे को पहले भी लगता था कि मैं गलत करते हैं, लेकिन पहले ये भी सोच जाते थे क्या 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी दिन गोली लगेगी, यहीं पे मर जाएंगे। लेकिन भगवान की कुछ और दिखाने को था, तो आज मैं जीवित बैठे हैं। और जब मैं लाला राम का एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद में हमने अपने भाई से बोला था कि भाई मैं अब नहीं यहाँ रह सकते, अब मैं आत्मसमर्पण करेंगे। तो उसने औरैया में अपने आला अधिकारियों से मिलके, 1-2 बार में छोटे पूरे नेता भी थे, उसने हमें औरैया में आत्मसमर्पण करा दिया। और भगवान की कृपा मान लीजिए, या हमारे बुजुर्गों के या किसी के पुण्य ऐसे होंगे, मैंने आत्मसमर्पण किया। न्यायालय ने अभी तक हमें पूरा न्याय भी दिया। फिर मैंने 14 केसों की, काफ़ी केस हमारे बरी हो गए थे, और 14 केसों 15 की मैंने बेल हाई कोर्ट से ली थी। 2007 में मैं 7 मई को, ये 2004 में 7 मई को मैं जमानत पे रिहा हुई थी। जमानत पे आप रिहा हुई। जब आपने बंदूक उठाई, आपसे पहले फूलन देवी और कुसुमा नाइन, 2 बड़ी महिला डकैत सुर्खियों में थीं, उनका खौफ बहुत था। आप जब बीहड़ में गईं, तो आपको वो दुनिया कैसी लगी बीहड़ की? देखिए, मैं जब जंगल में जब अपहरण मेरा हुआ था, तब उस टाइम पे फूलन देवी तो नहीं थी, लेकिन कुसुमा नाइन थी। क्योंकि जानना हमारा अपहरण हुआ था, उस दिन भी कुसुमा नाइन थी लाला राम के साथ में, और काफ़ी सालों तक रही हैं। उसके बाद में कुसुमा नाइन फक्कड़ के साथ में चली गई थी, रामाश्री तिवारी के साथ में। और मैं बराबर वहाँ पे रही, कुसुमा नाइन भी रही, कभी कभी मिल भी जाती थी, जब फक्कड़ के भी साथ में चली गई थी। लेकिन वो ज़िंदगी जैसी कुछ रही है वो तो दुनिया जानता है। चाहे एक लेडीज हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें ज़िंदगी में चाहे भले 2 वक्त की रोटी ना मिले, 1 वक्त की मिले, लेकिन चैन की मिले। तो वहाँ पे ये तो देखता है कि परदेश कलेश नरेशों का होता है, कि बागपन से जोगपन काटना सरल होता है, लेकिन बागपन काटना बहुत गलत होता है। तो वहाँ पे कोई अगर ज़िंदगी अगर जीना है तो कोई जीने लायक नहीं है। आज मन अगर चाह रहा कि मैं कहीं बाहर घूमने जा रहे, वो भी नहीं हम जा सकते हैं। तो वो ज़िंदगी कैसी है राघवेंद्र जी, आप जानते हो, और आपने बहुत सी चम्मिल की कहानियाँ देखी होंगी, आपने इंटरव्यू किए होंगे, तो आपको हर चीज़ का पता होगा। खतरा अब भी है आपको? हाँ, ऐसा है कि देखिए, जब मैं जंगल में थी और जंगल पे क्या हमसे अच्छा क्या बुरा हुआ, उससे काफ़ी हमारी दुश्मनियाँ भी बढ़ी हैं। अब हमसे अगर पूछा जाए कि हमारे दुश्मन कितने हैं, हम ये भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ख़तरा मेरे ऊपर है। क्योंकि भाई के साथ में 2006 में हुआ, मैंने सब कुछ त्याग दिया था। उसके बाद में जो आला अधिकारियों ने हमें जो शर्तें दी थी सिलेंडर के टाइम पे, वो भी नहीं दिया। उस पर मैं आऊँगा, बाद में विस्तार से बात करूँगा जी। उसके बाद में जब मैं ख़तरा नहीं होता तो मेरा भाई नहीं जाता, फिर भी मैंने झेला कि जो कुछ हुआ सब सही हुआ। क्योंकि हम इतने मजबूत नहीं थे कि जो हम उसके खिलाफ़ प्रशासन के खिलाफ़ मुकदमा लड़ सकती थी। क्योंकि 1-2 हमने दरख्वास्तें दी थी जब भैया ख़त्म हुआ था,
तो वहाँ से यहाँ से दिया गया था, गाजियाबाद वाले जिला अधिकारी ने हमें बुलाया था, लेकिन यहाँ नहीं हम आ सकते थे गवाह उसको मुकदमा की गवाही देने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर खुद था। क्योंकि अगर मैं सामने वाले पुलिस एनकाउंटर था, मेरे को प्रशासन से लड़ाई लेने पड़ती, तो हम नहीं आ पाए थे। दूसरी बात यह है कि अभी भी खतरा है। अभी हमें यही मालूम नहीं होता है कि हमारे कितने दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सीमा जी, बात यह है कि जो मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था आपके बारे में जानकारी, जी। करीब 70 मर्डर का जिक्र है आपकी जो विकिपीडिया पर प्रोफाइल है। क्या वाकई इतने मर्डर किए हैं आपने? देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने मुंह से किसी मीडिया वाले को ये नहीं बताया है कि कितने हम पे मर्डर थे, कितनी हमने हत्याएं की, ये कुछ नहीं मैंने किया था। और ये किसने लिख के डाला है हमें यही पता नहीं पड़ता है। एक दो बार हमने जैसे इंटरव्यू कहीं हुआ है तो मैंने बोला कि हमने ये 70 मर्डर कहूँ 200 मर्डर दे रहे, कहीं अपराध दे रहे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने आज समर्पण किया है तो मेरे पास 302 के कना मुकदमा लगे हुए थे। 70 मर्डर किए हैं, 200 अपहरण किए हैं, ये तो बिल्कुल टोटली गलत दे रहे हैं ना। गलत दे रहे हैं जी। बेहतर हुआ कि आपने करेक्शन कर दिया। जी। किन किन बड़े डकैतों के गैंग में आप रहीं? देखिए, ऐसा है कि हमारा किडनैप किया था लाला राम ने, और मैं और से छोर तक लाला ही राम के गैंग में रही जब तक मैं जंगल में रही। ऐसा आपने अगर सुना होगा कि एक निर्भय गुर्जर का गैंग था, तो वो भी एक लाला राम का सदस्य था, उसका गैंग पहले नहीं था। और हमारा अपहरण पहले हो गया था, और हमारे 3-4 साल के बाद में निर्भय गुर्जर लाला राम के यहाँ पहले आता जाता था, चला जाता था। फिर ये अपने आप को डिक्लियर हो गया। डिक्लियर होने के बाद में जब वो अपराधी खुद बन चुका है तो ये हमारी शादी पहली कराई गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो निर्भय गुर्जर हमसे जूनियर था, तो हम शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी, लेकिन हम रहे लाला ही राम के गैंग में हैं और लास्ट तक भी रहे हैं। जब लाला राम का एनकाउंटर भी हो गया है उसके बाद में हमने आत्मसमर्पण किया। लाला राम का एनकाउंटर हुआ था मई के महीने में, और हमने 1 दिसंबर को समर्पण किया है। 2000 में? जी हाँ, 2000 में। जी। निर्भय सिंह गुर्जर से आपकी पहली शादी हुई। जी। उसके बाद करीब 1.5 साल के आसपास वैवाहिक जीवन में आप उनके साथ रहें। जी। लेकिन शादी कैसे टूटी और उसके बाद फिर लाला राम से कैसे शादी हुई? देखिए, शादी ऐसे टूटी है कि निर्भय गुर्जर की जब शादी हुई थी तो ये निर्भय गुर्जर को सोचना चाहिए था कि जब तुम्हारी शादी हो गई थी हमारे साथ में, और निर्भय गुर्जर कुछ गलतियां करे आते थे जब गांव में, जैसे पूरा गैंग कभी गांव में नहीं जाता है, जैसे कहीं पे 4-6 लड़का भेज दिए, उनको बता दिया कि ये सामान लिख के कनौ ले आना पड़ेगा आपको गांव से। तो जिनको बताते थे, मैं एक गांव में कूद के आता था 2 गांव में, जब दूसरे गांव में देखता किसी की बहू बिटिया देखता तो ज़बरदस्ती छेड़खानी कर देती थी। जब उसको हम महीने खाड़ में जब गांव में कभी चक्कर लगा तो वो औरतें हमसे 1-2 बार कही। इसकी मैंने 2 गलतियां माफ़ करी। और जिस दिन अपने गैंग से इसको भगाया था तो आपने सुना हो अयाना क्षेत्र में एक वो गांव पड़ता है सिकन्ना। सिकन्ना तो मैंने सिकन्ना भेजा था, और हम लोग थे इधर मई अस्ता के जंगल में थे, तो हमने सिकन्ना से जाके कुछ सामान लेके आइए। तो जिस सिकन्ना में 4 लड़का गए थे, और ये भी कह दिया था कि इतनी जल्दी लौट आना कि हम कम से कम 5 जब तक बजे तब तक 10-20 किलोमीटर निकल जाए। तो ये लोग नहीं लौटे। ये लोग लौट के आए 5 बजे सुबह लौट के आए। जब इनसे पूछा गया कि इतना टाइम कहाँ से लगा, तो एक संग वाले ने बताया कि उसका नाम सुरेश था, सुरेश लोधी। तो बोला गए तो सिकन्ना थे। फिर उसके बाद में आपने सुना हो बीजलपुर गांव के जा तरफ एक गांव है, वो क्या नाम, मिश्रपुरा में एक नाई के घर में इन्हें एक निर्भय ने एक नाई की बहू के साथ में छेड़खान कर दी। वो हमारे लड़कन ने आके बताया, आके जब उनको डंडा लेके मारे कि इतना टाइम कहाँ से पूरी रात लगा, तो उसने बता दिया। बस वहीं से दिमाग ख़राब हुआ, तो हमने कि वहीं पे बंदूक रखा ली कि जहाँ जाना हो तहाँ जाइए, मैं अपने गैंग में नहीं रखेंगे। वहीं से निर्भय गुर्जर को भगा दिया था। निर्भय गुर्जर की आपने बंदूक रखवा ली और वहीं से भगा दिया। लेकिन उसके बाद निर्भय गुर्जर ने अपना गैंग बनाया और बड़ा दुर्दांत दस्यु, और कई लोगों ने तो ये कहा कि दस्यु सम्राट की भी उपाधि दी। देखिए, ऐसा है कि उपाधि कौन देता है जी आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि जितने हुए जैसे रामवीर, अरविंद और रज्जन, निर्भय, सब अपने आप को सम्राट लगाते थे।
लेकिन सम्राट का मतलब ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बदमाश हैं, अपने यहाँ 2 ही 3 गैंग चलते थे। जैसे ददुआ का था राम आश्रय तिवारी उर्फ पक्कड़, ठीक है। दूसरा तीसरा था लालाराम का, और चौथा था वीरप्पन का। और कहने के लिए एक लिखने से कोई अंतर्राष्ट्रीय बदमाश नहीं बन जाता है, ये तो हर आदमी जानता सामने वाला, कि लिखने से और कहने से बहुत अंतर होता है। लेकिन अपने यहाँ जैसे देखा जाए तो मात्र 2 ही 3 गैंग थे अंतर्राष्ट्रीय पे। हमारे दर्शकों के लिए लाला राम के बारे में कुछ बताइए, कैसे इंसान थे, बतौर डकैत वो कितने सख्त थे, और इंसान के तौर पर कैसे इंसान थे। देखिए ऐसा है कि मैं भी उनके साथ में 16-17 साल रह के आई हूँ। वैसे इंसान बढ़िया था, और कभी कभी हम उनसे ये भी कहने लगते थे कि आप डकैत कैसे बने, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम उनके साथ में रहे, क्योंकि जब आदमी के साथ में रहते रहते कुछ तो अनुभव हो जाता है। कभी कभी बात उनकी और कभी कभी उनका जो दिमाग काम करते थे, तो कभी कभी ये लगता था कि जब हम लोग कह दें कि तुम कैसे बदमाश बने, तो ये कह देते कि ये तो भगवान जानता है कि हमारी मजबूरी में हम डकैत बने हैं। क्योंकि उनका कुछ घर का भाइयों का चाचा दाऊन में बंटवारे में कोई लेन देन था। तो वो लाला राम और श्री राम जब बदमाश बने थे, उनकी कोई दुश्मनी दूसरों से नहीं थी, उनके मेन परिवार वालों से लड़ाई थी। तो इस वजह से वो डकैत बने थे। वैसे अगर नेचर देखा जाए तो लाला राम का हमसे ना जानना चाहे, लाला राम जिस जिस क्षेत्र में रहा है तो वहाँ की पब्लिक से पूछा जाए तो बेहतर होगा, जो पब्लिक बेहतर बताएगी। क्योंकि बहुत से आदमी ये सोचते होंगे कि सीमा परिहार उनके साथ में रहीं, और उनसे अगर हम पूछ रहे तो हो सकता है वो यही करेंगे कि उनकी सपोर्ट कर रही। पहली बार आपने बंदूक किस पर तानी थी, पहला फायर किस पर झोंका था, और उसके बाद अब अगर आपको आत्मरक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसी शिद्दत से गोली चला सकती हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए चला सकते हैं। लेकिन वैसे कहो कि चला दो, नहीं चला पाएंगे। बीहड़ में पहली गोली किस पर चलाई थी? नहीं, आसमानी फायर किया था, मंदिर पर खड़े होकर 5 गोलियां चलाई थी। कई साल आपने बीहड़ में गुजारे बतौर डकैत, और भी तमाम साथी आपके गैंग में रहे होंगे। सभी लोग मजबूरी में बंदूक उठाते हैं, यह आपका अनुभव रहा, या जो बंदूक की हनक और धमक बीहड़ में एक ज़माने में थी, उससे भी प्रभावित होकर लोग आते थे? देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग तो मजबूरी में उठाई है, और बहुत से ऐसे हो गए कि में कुल बदमाश जो अभी बाद में बने हैं वो ऐसे बन गए कि वो बदमाश के ढिंगा उठते बैठते रहे। आए हैं, जैसे हम तुम्हारे क्षेत्र में गए, कहो तुम 2-2 3-3 दिन हमारे ढिंगा बने रहे, उनको जब भगा रहे तो वे भग नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे वो चर्चा कहीं पुलिस तक बैठी, और पुलिस ने उनको पकड़ के मुकदमे ठांस दिए। फिर जेल काट के आके दोबारा फिर हुए, तो फिर आके वो सीधे आके बदमाश बन गए। तो बहुत से खुशी में भी बन गए, और बहुत से अपने तकलीफ में बने हैं। इसमें 2-3 तरह की राय हैं। अब जैसे देखा जाए कि निर्भय गुर्जर की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, वो तो एक शौक में बदमाश बन गया था। निर्भय गुर्जर वो शौक में बना था। और जैसे कहने का मतलब रज्जन गैंग था, आपने अगर नाम सुना हो, रज्जन के साथ में बबली पांडे थी। तो रज्जन पहले ज़्यादा करके जयसिंह गुर्जर हुआ था, पालन गांव से सबसे पहले जयसिंह गुर्जर हुआ था बदमाश। और रज्जन जयसिंह का न थोड़ा बहुत मदद करता रहा, आता जाता रहा। तो धीरे धीरे पुलिस ने कहूँ 2016 में, कहूँ दफ़ा 25 में उसे 2-4 जान जेल भेजा। जब जेल से निकल के आके तो वो सीधा जंगल ही पहुँच गया। बहुत कई बागी ऐसे हुए हैं, तो वो पुलिस की पीड़िता से जाके दस्यु बन गए हैं। कई डकैत हुए बीहड़ में जी। बागी परंपरा का आखिरी डकैत आप किसे मानते हैं? आखिरी बागी परंपरा का आखिरी डकैत आप किसे मानते हैं, जो वाकई ये कहा जाता हो कि बागी थे, या बागी उसके बाद ना दिखाई देते हो? क्योंकि बागियों के कुछ उसूल होते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो हमारे सामने जितने खुले हुए थे, जैसे शुरुआत में मलखान सिंह हुए, मोहर सिंह हुए हैं, और माधव हुए, और जैसे तुम्हारे फक्कड़ बाबा थे, लाला राम थे, इनके सबकी उसूल थे।
ये सबको ये देखते किसी की बहू बेटी अगर रास्ता में मिल रही है, इनने खूब डकैतियाँ डाली हों, हम नहीं ये कहते कि नहीं डाली हैं, डकैतियाँ भी डाली हों, लेकिन अगर कोई अगर बहू बेटी अगर जेवर पहरे बैठी है तो उसका उनने नहीं उतराया। रास्ते में अगर वो मिल गए हैं तो कभी इनने बहन बेटी को नहीं छेड़ा होगा। हाँ, अगर खाने पीने की चीज़ लाएं, पहले अगर हम तुमने देखा हो कि बहू बेटी की जब विदा करा के लाते थे तो उसका एक डलिया बन के आती थी खाना की। तो बागी लोग क्या करते थे कि जितने जंगल में थे उसके सोने और चांदी से कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ वो खाना ले लेते थे। खाना खा लिया और खाना के बदले उसमें पैसा रख देते थे, वो कह देते बेटा जाइए। जब आप गैंग में थी तो कितने सदस्य थे लालाराम के गैंग में, और खाना क्या सिर्फ महिला डकैत बनाती थी या आपके और तमाम साथी भी मदद करते थे? देखिए ऐसा है कि जितने गैंग में थे, हम अपने की नहीं बता रहे, जैसे लालाराम के साथ में हम थे, कुसुमा नाइन थी, फिर कुसुमा नाइन फक्कड़ के साथ में गई, और जैसे लवली पांडे हुए थे निर्भय रज्जन के साथ में। लेडीज बदमाश जितनी हुई है कोई खाना बनाने के लिए नहीं थी। कभी काल जैसे तीज त्यौहार कोई आता है, जो त्यौहार वाली चीज़ अगर नहीं लड़के बना पा रहे तो वो चीज़ बैठ के बता देती थी, एक दाएं बता दिया, दोबारा लड़का बना लेते थे, लेकिन खाना वहाँ पे लड़के ही बनाते हैं ज़्यादा करके। एक बात हमने ये भी सुनी है कि जब आप लोग रात में हाँ। जहाँ भी जिस जगह भी आप डेरा होता था आप सोते थे, सरदार अलग सोते थे और कई लेयर्स की सिक्योरिटी रहती थी, रात भर लोग जागते थे, पहरा देते थे। वो क्या था और किस तरह आपने देखा लालाराम के गैंग में? देखिए ऐसा है, सभी लड़कन के फट्टा एक साइड में बिछे होते थे और बिछा वहीं पे सम्राट का भी है, लेकिन थोड़ा दो हाथ के फैसले से, क्योंकि कि जितने असला होते हैं वो गैंग लीडर के पास में आ जाते, मालिक के पास में। सिर्फ जो पहरा पे एक लड़का बैठेगा या दो लड़का बैठेंगे, वो क्षेत्र देख के दिया जाता है कि यहाँ पे एक लड़के से सही रहेगा कि दो लड़का, तो रात के भी बैठा रह जाएंगे। रात के बहुत लंबे का तो दिखाता नहीं है, सिर्फ रात के एरो मिलता है, तो उससे काहिश होती थी कि ये पता पड़ जाता है कि ये जानवर का है, पहचान आ रही कि इंसान की आ रही। अगर इंसान की आएगी तो लड़का 2 मिनट में, 1 सेकंड नहीं लगता, वो जगा देता है। और रात का दिन का जो पहरा है तो वो पहले ये देखा जाएगा कि एक पहरेदार से पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है, हमारा जितना डेरा है, कि 2 पहरेदार से होगा तो 2 बैठा रह जाएंगे, अगर 1 से हो जाएगा तो 1 को बैठा रह जाएगा, और 2 घंटा के लिए बैठा रह जाएगा, 2-2 घंटे पे पहरेदार बदला जाएगा। पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में आते होंगे, संपर्क करते होंगे, हथियार छोड़ने की अपील करने भी लोग आते होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के गैंग से कुछ पुलिस अधिकारी गए हों बात करने, सिविल ड्रेस में गए हों? हाँ, नहीं, हमारे ढिका एक बार गए थे, और ऐसे गए थे कि वो गांव वाले के ढिका पहले बैठते रहे, ये इधर है भाषण साइड की बात है, तो उनको ये लगा कि ये या जाने, इनने ये कहा जाके कि हम इधर प्लेन गांव के आदमी बताए कि मैं फौज में नौकरी करते थे, और जब हम कहते एक ऐसे केस हो गया तो पुलिस ने हमारे पिताजी को माँ की गालियां दे दी, तो हमें कई घना गुस्सा आया, बर्दाश्त नहीं हुए, हमने पुलिस वाले इनको 2 को मार दिए, अब मैं जंगल में आ गए। जब हम लोगों को पहले तो क्या होता कि ये जंगल में जाके पर रहते हैं, कहीं खेतन में जाके पुलिस पर रहती है, नहीं जान पाते गांव वाले। जब गांव वाले ने हमें जैसे जब कभी मिल गए, जब बताया, हमने वो बदमाश नहीं है, वो पुलिस है। तो बदमाश के लिए पुलिस ने सब कुछ किया, महिलाओं को साथ में ले गए, पकड़ भी बना के ले गए, वे हैं पुलिस ही वाले सब। और लेकिन इतनी जल्दी बदमाश दस्यु लोग नहीं कर सकता है विश्वास। जिन जिन गांव वालों ने कर लिया विश्वास, लास्ट पे आके जैसे 10 दिन 15 दिन महीना भर हुआ, और जब अगर लालाराम नहीं मिले या पकड़ नहीं मिले तो बाद में उनने वही गांव वाले को पीटा, और पीट पाट के जब पिट गए तो पता लग गया कि जब पुलिस थी ये बदमाश नहीं थे। आपके गैंग में या डकैतों के गैंग में मुखबिरी भी लोग करते होंगे। मुखबिर को कैसे आप पहचानती थी कि भाई हमारी खबरें पुलिस तक कौन पहुंचा रहा है, या कोई और नेटवर्क है जो आपकी बातों को बाहर ले जा रहा है, कैसे शिनाख्त होती थी? देखिए शनाख्त ऐसे हो जाती थी कि जैसे मैं देख लेती, जैसे हम यहाँ अभी ऑफिस में आए, मैंने यहाँ पे देखा कि ऑफिस में अगर 10 आदमी हैं और 10 आदमी की जानकारी है कि सीमा परिहार यहाँ पे आई हुई हैं और 11वें की नहीं है।
अगर 11वें वाला जब आदमी जान रहा है तो किस तरीके से जाना, या तो हम फूटेंगे उसमें, या तुम्हारे 10 में से कोई आदमी फिसला है, तो वो धीरे धीरे वहाँ से पता लग जाता है। फिर एक दूसरे से पता लग जाता है कि कौन आदमी कहाँ तक जा सकता है। इस तरीके से मुखबर खुल जाता है। गैंग के पास हथियार कहाँ से आते थे? किसी का नाम नहीं खोलना चाहते हैं। पैसे की जूती में बहुत बड़ी ताकत होती है। जहाँ 1 रुपए की ज़रूरत हो, जहाँ पर 10 रुपए फेंकोगे तो हर कोई आ जाता। अब ये बताइए कि जैसे SLR वगैरह है और कार्बन वगैरह है और तुम्हारे ये 3R3 है, इनका तो कहीं लाइसेंस भी नहीं होता है, और ये बदमाश पे कैसे पहुंचता है? यही मैं जानना चाहता हूँ। तो वो सब कुछ पैसा के बल पे आता है। अब कौन देने जाता है, कौन नहीं आता है, ये आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। अब यही चतुर के लिए साला बहुत बड़ा है। आप खुल के बोल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्यों बोलें? हर आदमी जानता है कि कौन भिजवाने वाला है, कौन ले जाने वाला है, कौन खरीदने वाला है। अच्छा, जब आप लोग बागी थे और शहर जाके राशन खरीदना, जाहिर उसमें खतरा रहता होगा। राशन पानी कौन देता था आपको? कौन खाना देता था? कौन राशन सप्लाई करता था आपको? वो तो पब्लिक है। जितने बागी हुए हैं वो कभी मार्केट नहीं आते हैं। वो ऐसे मंगाते हैं कि जैसे हमें आज कोई भी सामान मंगाना है, हम किसी गांव में गए, गांव में जाके पैसा दे आए, और देने के बाद में उनसे कहेंगे कि बेटा कल बाजार करके रख लेना। आप कब उठाने आओगे सामान, ये अभी तारीख नहीं बताएंगे। उनसे कहेंगे अगर ज़्यादा सामान होगा तो एक लड़के को पैसा नहीं देंगे, 2-3 ठिकाने डिवाइड कर देंगे पैसा। जैसे ज़्यादा राशन मंगाया, अब एक आदमी अगर कोई गरीब आदमी अगर सामान लेने आ रहा और बाने इकट्ठा 10-5 हज़ार का ले लिया सामान, तो हर आदमी ये सोचेगा कि इसको 10 हज़ार का सामान कब से खरीदने लगा। तो उसमें हम 4 ठिकाने पैसा कर आएंगे। कहो 4 गांव में जाना पड़े, वो अलग अलग करके उठाएंगे, इकट्ठा नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि इकट्ठा उठा के लाएंगे हर आदमी को शक हो जाएगी। और पुलिस भी अपनी गोटियां बिछा के रखती थी कि कहीं से कोई सूचना मिल जाए। देखिए, पुलिस तो बराबर रहती है, लेकिन जब पुलिस को इतना हम लोग जानकारी होने दें, जब तक पुलिस को जानकारी होगी तब तक तो वो बन के खप के फेंक भी गया होगा। लेकिन सामान सब पब्लिक ले आती है, बदमाश कोई लेने नहीं जाता। जितने दस्यु लोग हैं वे नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत हो जाता है जनता से। और जनता भी क्या करे, जंगल की जनता ये होती है कि बदमाश 24 घंटा उसे मिलेगा। पुलिस तो कभी काल भूतन कैसे चक्कर लगाई चले जाएगा। पुलिस मारेगी पीटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जेल करेगी। और अगर बदमाश की मुखबरी अगर वो लोग गांव वाले करेंगे तो वो भी बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, तो वे उन्हें मारन लगेंगे। जो गांव वाले आपको राशन पहुंचाते थे, स्थानीय लोग राशन पहुंचाते थे, वो आपके डर और खौफ की वजह से पहुंचाते थे, या वो बदले में कुछ कीमत वसूलते थे, या वो कुछ मदद चाहते थे बदले में? देखिए, ऐसा है कि उन लोगों को डर नहीं था, उन लोगों को एक प्यार मोहब्बत का था। इतने गरीब आदमी थे कि उनको अपना बच्चों का पेट पालना मुश्किल पड़ता था। तो ऐसा था कि हम लोग काफ़ी ऐसे गरीब भाई थे, उनका हम खुद परिवार चलवाते थे। उनसे ये कहते थे कि तुम जब तक हम लोग हैं यहाँ पर, आपके बच्चों को भूखन नहीं मरन देंगे। ऐसा है कि राघवेंद्र जी, अब हम बता नहीं सकते, उनका नाम नहीं खोल सकते हैं। ऐसे ऐसे गांव में हैं जो उनकी 2-2 पीढ़ियाँ निकल गई, 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई, कभी उनने ईंट नहीं लगवा पाई है, और 2-2 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई। आज उनके 2-2 मंजिल मकान खड़े हैं। तो किसकी बदौलत? हमारे सबकी बदौलत। क्योंकि इतना हम प्यार मोहब्बत वो करते थे, तो हम लोग भी करते थे, उनसे जुड़े हुए थे। हर काम पैसे से नहीं होता है, जो प्यार मोहब्बत से हो जाता है, तो हर काम पैसा से नहीं होता है। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में बहुत डकैत थे, बड़े बड़े डकैत हुए, बड़े बड़े नाम हुए। बाद में वो सिलसिला धीरे धीरे कम हुआ और अब लगभग चंबल के बीहड़ में खत्म हो गया, शांति है। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो अपराध की दुनिया होती थी, नेटवर्क किस तरह आपका काम करता था? आपके पास जो पैसा आता था वो डकैती से आता था, लूटमार से आता था, या अपहरण उद्योग चलाते थे आप लोग, उससे आता था? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा अपहरण हुआ है तो लाला राम ने 1-2 डकैती डाली होंगी, क्योंकि डकैती अगर डालने कहीं जाते थे, हर पब्लिक अब होशियार हो चुकी है, कोई जेवर अपने घरे नहीं रखता था। और जहाँ पे पुलिस वुलिस आ गई तो जितना गोली बार चल जाती थी वहाँ पे, उतना तक नहीं वहाँ पे मिलता था। तो इसके बाद में हर गैंग ने जब से ये अपहरण करना सीखा, जिसको पकड़ बोलते हैं, तो बस पकड़ करना इनने स्टार्टिंग कर दिया था हर गैंग ने।
लेकिन हाँ, एक थी लाला राम की एक खास आदत थी कि वो किसी बाहरी की पकड़ नहीं लेते थे। जैसे कोई आदमी दिल्ली से मंगा रहा, कोई बम्बई से मंगा रहा, कोई कहीं से मंगा रहा, तो वो बाहर की नहीं लेते। वो ये कहते थे कि हमें 1 रुपया ना मिल के 25 पैसा मिलेंगे, तो यहीं से वे खुद को पकड़ करते थे और बस जो जितने में छूटती थी उतने में बस छोड़ देते थे। वो बाहर की नहीं लेते थे पकड़ को। बाहर की पकड़ से मतलब ये है शायद कि बाहर से जो लोग अपहरण करते थे और वो आपके गैंग तक उस पकड़ को पहुंचाते थे और पैसे की आगे की डील आप या आपका गैंग करता था। देखिए ऐसा है, अगर पकड़ बाहर की है और कोई बाहरी लड़का लेके गया, जिस दिन पकड़ छूटेगी तो आधे रुपया उसके हो गए, आधे हमारे होते हैं। रखा रखा के हम मरेंगे, फिरौती लेंगे हम और आधी रकम सीधा सीधा वो ले जाएगा। तो हम ऐसा काम पहले से नहीं करते थे। मेरी आदत थी वहाँ पर, लाला राम की आदत भी थी कि वे बाहरी पकड़ नहीं लेती थी। एक दाएं तुम्हारे यहीं दिल्ली का पकड़ फंस गई थी। सो वह ऐसे फंसी थी, एक लड़का था इतना बड़ा 4-5 साल का और किसी का सेठ का था दिल्ली का, कि सेठ का लड़का, लेकिन सेठ का लड़का ना निकले। वही कंपनी में कुछ लड़का यहाँ पे नौकरी करते रहे और मैनेजर का लड़का उठा के पहुँच गए थे। जात का मोहम्मदन था लड़का। वो हमने 6 महीने में लड़के को यहाँ दिल्ली में भिजवा पाया है मोहम्मदन के हाथन। उसमें 2 रुपए तो नहीं मिले, लेकिन 90,000 रुपए उसका खर्चा था लड़का को भेजने में। पकड़ जब आपके पास होती थी गैंग के बीच, किसी भी गिरोह के बीच में, उसका ख्याल आप लोग रखते थे या मारते पीटते थे जिससे उनके माता पिता पर दबाव पड़े, वो जल्द से जल्द पैसा भेजें आपके पास? देखिए ऐसा है कि जिस दिन हम पकड़ को लेके आते थे और दूसरे दिन उसको पूरा वहाँ का नियम कानून है उसको समझा देते थे कि भागने की कोशिश न करना। अगर तुमसे कहा जा रहा कि मुँह घुमा के बैठ जाओ, अगर हमारे पास कोई बाहरी आदमी आ रहा उसको देखना नहीं है, अगर पकड़ने नहीं देखा तो कोई नहीं मारेगा। रही बात खाने पीने की, कि बदमाश तभी खाएगा पहले पकड़ को खिला देगा। अगर वो ये कहेगा कि हम घी की पूड़ी खाएंगे तो उसको घी की पूड़ी दी जाएंगी, क्योंकि उसी पकड़ को हम पकड़ के लाए हैं। अगर उसको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, तो कल उसके घर वालों से हम पैसा कैसे ले पाएंगे। तो उसको पहले खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे। और दूसरी बात है, जैसे वह बताते कि पकड़ को मारते, बहुत पीटते। अगर कोई पकड़ हरकत कर रही तो उसको मारते हैं। ये कहो कि रोज डेली मारे, रोज डेली नहीं मारते हैं। फिर एक दिन उसको पिटाई लगाई जाएगी ढंग से, और लगाने के बाद में पूरा उसको तरीका समझा दिया जाएगा। कभी कोई पकड़, कोई लड़का ऐसा आपके गिरोह में रहा कि लंबे समय तक रहा हो, पैसा ना मिला हो और उसने आप अपने व्यवहार से आप लोगों का दिल जीत लिया हो, और जब वो लौट रहा हो तो आपको अफसोस हो रहा हो कि हमारे पास से क्यों जा रहा है? ऐसा हुआ कुछ? ऐसे 2-3 हो गए हैं। एक तो तुम्हारे औरैया का था, फक्कड़ ने कराई, फक्कड़ बाबा के गैंग में आया था लड़का पकड़ होके। एक कानपुर का था, एक औरैया का खानपुर का था। तो वो लड़का हमारे गैंग में कम से कम 3-4 महीना रहा। उसके बाद में बासे हम खूब रात दिन में पहरा लगवाते थे पेड़ पे चढ़ के, और जिस दिन वो चला गया तो उसकी याद आती रही। एक लड़का था पंटन का, जमुना पार का, वो भी पकड़ गैंग का पकड़ थी। वो उसको हमने 8 महीना में घरे भेज पाया है। उसका एक भैया या भाभी थे, 40 बीघा खेती पड़ती थी, माँ बाप थे नहीं। और वो पकड़ को जब फक्कड़ बाबा ने बताई कि ये पकड़ अभी हमारी छूट नहीं पा रही है, बताओ क्या करें। तो हमने कहा महाराज उसका अगर माँ बाप होते तो छूट जाती। उसके भैया भाभी से हमने खबर भिजवाई, ऐसे भिजवाई थी कि हमारे गांव की लड़की उसी गांव में ब्याही थी, भाटन की। तो उससे कही हमने कि ये पकड़ से पता लगाइए कि इसके घर में कोई है। तो उसके घर में थे, भैया थे, भाभी थे, लेकिन ना तो वो उसकी खेती बेचना चाहते थे, ना उसको छुड़ाना चाहते थे। फिर धीरे धीरे 8 महीने बाद वो लड़के को हम लोगों ने उसको छुड़वा पाया है। मात इनसे ये कह दिया था फक्कड़ बाबा से कि महाराज जो मिले वो ले लेना, लेकिन ये पकड़ को छोड़ दो। तो वो देखो उनकी पकड़ थी, हमसे कम से कम 20 दाएँ मिलने आया वो लड़का। अब जब तक मैं जंगल में रही तो जब उसकी इच्छा चाहती थी तब वो हमारे गांव साइड में आ जाता था, वो हमसे मिलता था, खूब 10-10 दिन बना रहता था हमारे साथ में। फक्कड़ और कुसुमा नायन के साथ भी आपने वक्त बिताया है, गुजारा है, साथ में रहे हैं। उन दोनों के बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, ऐसा है कि जैसे फक्कड़ का है, फक्कड़ के नेचर दूसरे टाइप का है। फक्कड़ का हर हमेश हंसमुख तरीके का है उनका वह है। और कुसुमा नायन को तो दुनिया जानता है कि उससे अगर नेकी भी बात करो तो उनको बुरी लगती है। और अभी मैं थोड़े दिन की बात बताएं, जब मेरे को अभी दोबारा जेल हुई है तो हमें कुसुमा नायन जेल के अंदर मिली हैं।
तो मैंने उनको देखा कि जिस तरीके से वो जंगल में अपना व्यवहार बना के रखती थी, वो जेल में थी। उनके अंदर 20 सालें उनने जेल काट ली है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। नहीं, बहुत से आदमी ये देखते हैं कि जब समाज बदल जाता है तो रहते रहते अपनी जबान भी बदल जाती, लेकिन कुसुमा नायन की नहीं बदली है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुसुमा नायन का निधन हो गया। हाँ, टीवी की मरीज थी और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जेल में जब आप उनसे मिली थी तो वो अनुभव कैसा था आपका? देखिए ऐसा था कि जब हम यहाँ जेल में जब हम मिले थे जाके, अभी जब हमें दोबारा जेल हुई है, तो जैसी कुछ है कि जब कुसुमा नायन हमें कचहरी पे भी मिल जाती थी तो वो कम बोलती थी। तो उसी हिसाब से कुसुमा नायन हमसे अंदर नहीं बोली 1 महीना, करेक्ट 1 महीना नहीं बोली। फिर दूसरे महीना में अपने आप वो बोलने लगी। बोलते बोलते जब वो बोलने लगी तो हम भी बोलने लगे। और बोलते बोलते एक दिन वहीं पे दूसरी महिला से लड़ाई भई। उनको पेशी कनो कि हमें कि जेलर साहब के ढिंगा ले चलो। तो उस टाइम पे जेलर साहब थे नहीं, 4 जेलर का एक मैडम पे था। और मैडम से खुद को बोल के आई कि मैं इटावा जेल में नहीं रहेंगे, या तो हमें नकलऊ भेज दो या मौला भेज दो। तो महुला जेल बन गई है। तो तीसरे दिन गार्ड लग गई, तो एक लेडीज पुलिस ने कहा आके कि कुसुमा आंटी अपना सामान लगा लो, आपको महुला जाना है। तो वे बयाना कनो फिर भड़क गई कि मैं मौला नहीं जाएंगे, हमारी लाश निकल सकती है और भेजना है तो वहाँ भेजिए। और मैं बैठे एक महिला पुलिस से बातचीत कर रहे थे बिल्कुल स्लो आवाज़ में। तो एकदम छूटत बोली कि अगर कोई हमारी अच्छी ना कह पाए तो बुरी ना कहे। तो वहाँ पे लड़की बोली कि ये डायलॉग किनके लिए मारा? तो हमने कि ये हमारे लिए। बोले क्यों? हमने कहा हम आपसे बतरा रहे। उस दिन से फिर बोलना बंद कर दिया कुसुमा नायन ने मेरे से। फिर मैं उनने बहुत प्रयास किए कि ये बोलने लगे, फिर हम उनसे बोले ही नहीं। खूब अभी बीमार हमारे सामने हुई, मैंने खुद 2-4 दाएँ डॉक्टर से बोला, हमने डॉक्टर साहब कहीं अच्छी जगह भेजिए, इनका तो हमने कि मर्ज बिगड़ते ही जा रही है। कोई भी इंसान हो तो उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन उनका जब डॉक्टर ने जब मोती झील में और तुम्हारे सैफई में डॉक्टर ने जब उनको बता दिया कि टीवी है, तो दवा तो इतनी बांध के लेके आई गठरी भर। और जब दवा लेके आई उन्हें दवा पूरी पटक दी आके। बोले हमें कभी ये बीमारी नहीं भई, तो अब बीमारी कैसे हो सकती है? उनने कम से कम 2 महीने तो दवा नहीं खाई। और 2 महीने के बाद में फिर दवा खाई कि जैसे सुबह खा लें तो शाम के नहीं, शाम के खा लें तो सुबह नहीं, ऐसे खाई नहीं। फिर वो धीरे धीरे पता लगा कि उनका ये लीवर गुर्दा सभी डैमेज हो गया था। तो उनके पेट से कम 4 दाएँ तो पानी निकला है सैफई में, 2-2 3-3 लीटर। और धीरे धीरे उनकी मर्ज बढ़ती भी गई। फिर आके फिर यहाँ से एक दिन फिर ज़्यादा ही हालत बिगड़ गई, तो जेलर साहब ने तुरंत ही उनका रेफ़र कराया। सैफई गई, सैफई वालों ने रेफ़र किया है वहाँ के लिए। सीमा जी, एक सवाल ये है कि आप लोग जब बीमार होते थे तो इलाज के लिए शहर में अस्पताल तक नहीं आ सकते होंगे पुलिस के डर से, तो डॉक्टर वहीं जाता था? देखिए ऐसा है कि अगर पहले तो डॉक्टर को वहीं बुलाया जाता था, जब वहाँ नहीं संभाल पाता था डॉक्टर, जब कोई अगर कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो उसको भेजते थे। तो उसका पूरा गेटअप चेक करके, नाम पता सब चेंज करके तब भेजते थे किसी के माध्यम से। और बस जो आदमी लेके गया है और जो आदमी साथ में गया उसी को जानकारी है। उसका इलाज कराया है, इलाज कराने के बाद में फिर जंगल में आ गया। कोई जान पाता था, कोई नहीं जान पाता था। और अगर जैसे काऊ को बोतल लगना है, काऊ को फीवर आ रहा, काऊ को ब्लड टेस्ट कराना है, वो सब डॉक्टर वहीं पे पहुंच जाते थे, बिहार में कर देते थे। ये भी थ्योरी सुनी हमने, जो बागी होते थे बिहार में बहुत नेक काम भी करते थे। नेक काम ऐसे, किसी की बिटिया की शादी है उसको पैसा दे दिया, कथा भागवत है तो चंदा दे दिया, मदद कर दी, कोई बीमार है तो मदद कर दी, पैसे से मदद कर दी। लेकिन एक तरफ आप अपराध कर रहे हैं और एक तरफ आप नेक काम भी कर रहे हैं स्थानीय लोगों के लिए, ये कैसे बैलेंस बनाते थे आप लोग? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने खुशी से नहीं गया ना कुछ उसके साथ में परेशानियां वहीं, तब वो जंगल में गया और वो जाके एक बागी बना। जब बागी बना है, रही बात ये है कि जब वहाँ पर वो रहेगा और अगर वो कुछ नहीं करेगा, कहीं पे अपराध नहीं करेगा, कोई अपहरण नहीं, कोई डकैती नहीं, तो कल को वो खाएगा क्या? तो वो एक तरह की उनकी बिजनेस थी। तो उस पे बागियों का कर्तव्य था कि बागी जितने हुआ करते थे, किसी ने ना मकान बिकवाया ना किसी ने खेती बिकवाई है। खेती मकान उन्हीं ने बिकवाई है जो चिरकुट टाइप में थे, तो उनको हम बागी नहीं मानते हैं। चम्मिल का बागी का अगर किसी के साथ में अपहरण किया है
तो उस पे सीधा उसके पास में जब पैड का कागज़ जाता था तो उसमें सीधा सीधा लिखा होता था कि आपके हैसियत से आधा। आपकी अगर हैसियत 10 रुपए की है तो वहाँ में 5 रुपए लिखा है, और जब 5 रुपए उसमें लिखे हैं कि जब आप हमारे डिंगा तक आओगे तो वहाँ में 2-4 हमारे तुम व्यवहारी ढूंढ लाओगे। तो वो उसमें 50 रुपए लिखे थे, वो धीरे धीरे वो 25 रुपए में छूट के जाएगी। जो आपने पैड का शब्द इस्तेमाल किया, मतलब लेटर हेड होते थे डकैतों के पास भी? हाँ, जितने गैंग लीडर होते थे उनकी सबके लेटर हैंग होते थे, और जो जो लड़का उसमें फरार था, जो नाम दर्ज था, उनके सबके नाम होते थे, उनके अलग अलग नाम से होते थे। लेकिन उसमें बाकायदा पैड के कागज़ में लिखा जाएगा। जब पूरा कागज़ लिख जाएगा तो नीचे गैंग लीडर की मोहर लगेगी। मैं मोहर से कागज़ आता था, ऐसा नहीं है कि सादा कागज़ मंगाया उस पर 4 शब्द लिख के और डाल दिया। क्योंकि पहले जब मोबाइल और फ़ोन का ज़माना नहीं था जी। तो अपहरण जिसका आपने किया है उसके परिवार वालों को सूचना आप लोग लेटर हेड पे ही लिख के भेजते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेटर पैड जाता था, और जिस इलाके में हम रुके होंगे वो इलाके में लेटर पैड नहीं डाला जाएगा। अगर हम औरैया जिला की सरहद में हैं तो वो जालौन में डाला जाएगा, वहाँ तक आदमी को हम भेजेंगे, और वो आदमी वहाँ के डाक खाने में पहली मोहर दूसरे जिला की लगी होगी, दूसरी मोहर ब जिला की लगेगी। अगर बागी ये करके नहीं चलेगा तो वो 2 दिन के अंदर मर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पुलिस लगातार आप लोगों को और ऐसे लोगों को ढूंढती रहती थी। जी। अभी भी मैंने एक चीज़ सुनी है कि पहले के ज़माने में डकैत पूजा बहुत करते थे, धार्मिक होते थे स्वभाव से। कई जगह ऐसी कहानियां सुनाई दी कि उन्होंने मंदिर बनवाया या मंदिर बनवाने के लिए बड़ा चंदा दिया, कथा भागवत में शामिल होते रहे, घंटा चढ़ाते रहे। आपके यहाँ भी जो लाला राम का गैंग था, आपके गैंग में भी ये कल्चर थी पूजा पाठ की? हाँ जी, लाला राम बहुत बड़ा काली का भक्त था। उसको तो रात के काली सपनों में आके उठा के बैठालती थी। और दूसरी बात ये रही कि अपने यहाँ जैसे नवरात्र मनाए जाते हैं चैत के और कुंवार के, और दोनों में कहीं ना कहीं किसी गांव में जवारे बवाते थे, बराबर भगवती पे चढ़ाते थे, घंटा भी चढ़ते थे, और घंटे में नाम पड़े रहते तो पुलिस उतार ले जाती थी। कोनो घंटे में जैसे जालौन वाली मातन के 2-4 घंटा उतर गए, खूब 51 किलो के घंटा थे। जब पुलिस उतार ले जाती थी किसी घंटे में ये भी गुदवा देते थे कि अब की बार घंटा अगर उतर गया तो अब की पता नहीं कितनी हम लाशें बिछा दें। तो उधर से प्रशासन का भी आता था, यही भाई पुजारी के द्वारा मिलती थी सुनने को। वो ये कहते थे कि घंटा उतरवा दो करो, मेला के टाइम पे टांग देंगे। लेकिन डायरेक्ट आगे पीछे दस्यु लोग चढ़ाएगा, लेकिन जिस दिन मेला होगा उस दिन दस्यु नहीं जाएगा मंदिर पे। लेकिन वहाँ तो जाने वाले तो गाँव वाले हैं, वही चढ़ा के आएंगे, वही हमारी बारी चढ़ाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये माना जाए कि तीज त्यौहार डकैत भी मनाते थे, होली दिवाली या अन्य त्यौहार? नहीं, सभी त्यौहार मनाते थे। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, हर त्यौहार मनाते थे। ऐसा है कि जितने बागी हुए सब परिवार कुशल थे, लेकिन अगर उनका एक दिनचर्या बदल गया, वो परिवार में न रह के उनने बागी जीवन अपना लिया, तो ये नहीं है कि उसको सब परंपरा भुला देंगे। परंपरा बराबर बरकरार रहती थी। रक्षाबंधन का दिन आता था, किसी अब जिस क्षेत्र में रुके हैं, जब जान लिया कि यहाँ से 10-20 लोगन से मिले, वहाँ से क्षेत्र तुरंत छोड़ा, दूसरे इलाका में रुकेंगे जाके। लेकिन हम लोग भी मिलते थे, त्यौहार के दिन जाते थे, आदमियों से मिलते थे, गाँव वालों से, और मिल के उसके बाद में निकल जाते थे। चूँकि रास्ते बहुत ख़राब होते थे बिहड़ के, एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जाते थे? और क्या जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि घोड़ों के ज़रिए डकैत जाते थे, आप लोग भी कभी गए हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बताना चाहते हैं कि आपने जैसे देखा है कि हमने भी देख लिया है कि टीवियों पे काफ़ी बागियों के बारे में पिक्चर दी हैं। तो ये बताइए कि चम्मिल में एक इंसान को दुखना तो मुश्किल पड़ जाता है, फिर इतने बड़े घोड़ा लेके हम कहाँ दुखेंगे। दूसरी बात ये है कि जितना चम्मिल का बागी है वो मात्र अपने पैरों से चल के जाता है, चाहे वो 10 किलोमीटर चले, चाहे 50 किलोमीटर चले, लेकिन उसके पास में ना कोई साइकिल है, ना कोई गाड़ी है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है। ये तो सब अगर पिक्चर में नमक मिर्चा नहीं डाला जाएगा तो कल को पिक्चर हॉल में कौन देखने जाएगा। क्योंकि फिल्मों में तो हम लोगों ने यही देखा है कि पीछे बंदूक, घोड़े पर सवार डकैत, और गांव में जाके वो आवाज़ देता है और वो धमकाता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक 17-18 साल घूम के आए, हमें तो कहीं घोड़ा तो बहुत बड़ा दूर है कि कहीं पे खिच्चड़ तक नहीं दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि हमें छुपना मुश्किल है, तो हम उसको घोड़े को दुकाएंगे कहाँ पर। इंटरव्यू का दूसरा एक तरह से
भाग उस पर हम बात करें। जब आपने हथियार डाला, सरेंडर किया पुलिस के सामने, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और अब कैसी गुजर रही है? देखिए, जब मैंने समर्पण किया उसके बाद में मैं जब जेल गई तो हमें तो यही पता नहीं कि सामने वाला कितना डरता था, कितना नहीं डरता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा है कि जितनी वहाँ पर महिला थी 15 दिन 20 दिन, तो वो रात के समय में जैसे जो इधर को लेटा हुआ है वो रात भर पेशाब करने नहीं गई। उनको ये डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीमा पर यार जान जाए, रात ही के मारने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन उनको लगता था। फिर धीरे धीरे उनको भी समझाया। काफ़ी हमारे अधिकारियों को, जेल वालों को लगा, क्योंकि महिला पुलिस जब वहाँ पर ड्यूटी करती थी तो वहाँ पहले एक जेलर हुआ करते थे कुलदीप शर्मा, तो वो कहते थे उसकी तलाशी लेते रहना, न कभी काल वो गन्नेट रख ले, कभी काल पिस्टन आके रख ले वे। जब उनने 2-4 दाएँ कही हमसे, एक दिन महिला पुलिस ने बोला कि जेलर ऐसे ऐसे कहता है। एक दिन जेलर साहब आ गए तो हमने कि ऐसा है, महिला पुलिस की तो ताकत नहीं है, आपकी ताकत है तो आप हमारे झोले की तलाशी ले लो तो अच्छी बात है। और अगर सबसे बेहतर ये है बात, उस दिन कोर्ट के सीजीएम थे औरैया वाले, उसी दिन हमारी उनसे बहस हुई थी कि पहले तो हमने कि जेलर साहब से ये कह दो कि सोते हुए शेर को न जगाए, अगर वो जाग गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हथियार लेके आते तो समर्पण नहीं करते। जब मैंने समर्पण किया है तो हम हथियार लेके नहीं आएंगे, अगर ये शर्त रख के किसी मूल पे तो हम हथियार ले आके भी दिखा दें। तो उस दिन से जेलर को समझा दिया था सीजीएम जिला अधिकारी ने, वहाँ औरैया वाले ने। फिर नहीं हुआ है लड़ाई, फिर आगे को नहीं बढ़ा है, सब नॉर्मल होता रहा, बड़ा इज्जत देते रहे। लेकिन सीमा, बाद की ज़िंदगी पर हम बात करेंगे। हथियार आपने जब डाला, समर्पण किया, प्रशासन तमाम शर्तें, तमाम वायदे, कोई वायदा पूरा किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया है, और मेरे को लगता है कि वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बहुत कुछ मैंने एक जिला अधिकारी से लेके एक राष्ट्रपति तक मैंने दिया है एप्लीकेशन। हर कम से कम ये मान लीजिए कि हो सकता है कि अगर किलो के हिसाब से तोला जाए तो 2-4 किलो कागज़ की मैंने रजिस्ट्री कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई चीज़ का किसी ने सवाल नहीं पूछा है हमसे, और ना कोई वादा दिया है। और बस ये मान लीजिए कि तोहफे में बस यही दे दिया कि 2006 में जो हमारे 2 परिवार को पालने वाला एक भाई था, राम कुमार परिहार, उसका एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस ने झूठा किया था, जब उस पर कोई केस भी नहीं था। गलत एनकाउंटर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल गलत। क्योंकि जंगल में हम गए हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन हमारे पूरे परिवार ने तो नहीं रखा था। और प्रशासन को ये भी डर था कि जब मैं जंगल में थे तो पुलिस ने कम से कम 10 दाएँ राम कुमार को पकड़ा है और 10 दाएँ उठा के चालान किया है। तब पुलिस ने एनकाउंटर क्यों नहीं किया? तब भी तो कर सकती थी, लेकिन तब भी पुलिस को डर था कि इसका हम अगर एक मारेंगे तो ये कम से कम 50 मारेगी। तो कहीं की पुलिस ने एनकाउंटर नहीं कर पाया है। और जब मैंने सब कुछ त्याग दिया, जेल काट के घर भी पहुंच गया, उसके बाद में तोहफा ये दिया है। लेकिन सीमा, इसके पीछे कौन लोग थे? कभी पता करने की कोशिश किया आपने कि किसने एनकाउंटर आपके भाई का करवा दिया? अब ऐसा है कि कुछ इसमें विपक्षी हमारे हैं, तो उनको अभी हम पूरी बात अगर, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और रही जी है ना कोई असला हमारे पास है जो हम खुद की अपनी सेफ्टी कर सकें, तो अभी उनका प्रॉपर नाम खोलना तो गलत पड़ता है। और 1-2 थे, जैसे लालाराम के भांजे थे, तो पहले उनने 1-2 धमकियां दी। मैंने जिला अधिकारी को उन्हीं की चिट्ठियां ले जा के औरैया वाले को 2-4 दाएँ मैंने दिखाई, उनको एप्लीकेशन दिया, लेकिन भाई साहब किसी ने आज दिन तक हमारे तरफ को लौट के देखा नहीं है, किसी अधिकारी ने। लेकिन हथियार डालने से पहले, समर्पण से पहले पुलिस ने क्या क्या वायदे किए थे आपसे? जैसे मैंने जब आज समर्पण किया था तो उनने वादा किया था कि उस टाइम पे मेरा बच्चा भी था 13 महीने का, तो कह रहे थे कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और आपको रहने के लिए, जब आप जेल से छूट के आओगी तो कहीं रहना पड़ेगा, तो आप के लिए रहने के लिए आपको मकान दिया जाएगा, और 2 लोगों की सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2 लाइसेंस दिए जाएंगे। इनमें से भाई साहब आज दिन तक कोई अगर एक वादा पूरा कर देते तो हम बहुत
धन्यवाद करते कि हाँ प्रशासन ने मेरे साथ में कुछ किया। नहीं किया है। नहीं किया। जी बिग बॉस सीजन 4 में आप शामिल रहीं। जी। बिग बॉस तक आप कैसे पहुंची? ये मान लीजिए कि एक मीडिया से और कुछ पिक्चर एक हम अपनी ऊपर बना चुके थे, तो वहाँ से आप लोगों ने चेहरा हमारा खोल ही दिया था। और कहाँ से पहुँचा वो भगवान की मर्जी है। उनने बता तो ये रहे थे, जिससे हमारी बात हुई थी, आनंद चौहान करके बात थी, उन्हीं का नंबर मेरे पास पहुँचा था। तो जो इटावा से मैं ग्वालियर के लिए जा रहे थे, मालनपुर पे पहुंचे थे, अचानक फ़ोन आया, बोले मैं बॉम्बे से आनंद चौहान बोल रहे हैं कि मैं सीमा जी से बात कर सकते? तो मैंने कही हाँ कर सकते हो, हम ही बोल रहे हैं। बोले कि हम आपसे कुछ बात विस्तार से करना चाहते हैं। हमने 2 घंटे बाद लगाना, क्योंकि मैं सफ़र कर रही, आपकी बोली कट रही था, हमारे पास में छोटा सा मोबाइल था। मैं चले गए। जब उनसे 2 घंटे के बाद में फिर बात हुई तो उनने ये कह दिया कि मैं एक चैनल के लिए आपको करना कर रहे, ना आप घरें बताओगी, ना आप किसी दोस्त को बताओगी, ना मीडिया को बताओगी। तो हमने पता नहीं मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन वो 2.5 महीने तक मेरे को फ़ोन करता रहा। 2.5 महीने के बाद में एक दिन में बच्चों से गुस्सा थे और उसने फिर दोबारा फ़ोन किया दोपहरी के, तो उसको मैं गालियाँ दे के शब्द कर गई। हमने कि तू साला आ जा, तेरे को पहले हम साइन करते हैं, क्या करना है, और फिर आगे को देखेंगे। हमने कभी संध्या, कभी सवेरे, कभी दोपहर में रोज डेली फ़ोन करता है। तो वो सॉरी बोलने लगा कि मैडम ऐसा है कि हम नहीं आ सकते हैं, आपको बॉम्बे तक आना है, आप अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिए। तो मैंने एड्रेस भेजने को जब दूसरे लड़के, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, तो कोई हमारे घर में पढ़ा लिखा नहीं, मैंने दूसरे लड़का से अपने फ़ोन में मैसेज टैप कराया। टैप कराने के बाद में उनको भेजा, उनने टिकट भेजे, मैं जाके बॉम्बे गए। अब हमारे घर वाले ये कहा कि बॉम्बे तो जा रही लेकिन बॉम्बे रोकोगी नहीं, तुम्हारा यही पता नहीं कि दोस्त है कि दुश्मन है। तो हमने चलो मैं रुकेंगे नहीं। जब मैं वहाँ गए, एयरपोर्ट से उतरे, जैसे ही सामने उतरे हैं तो सारा एक 5 स्टार होटल बना, मैं वहाँ बैठे जाके, वहाँ पे मेरे को पता लग रहा कि जी बिग बॉस के घर के लिए इनवाइट कर रहे। मैंने वहाँ पे साइन किए, साइन करके वहीं से टर्न हो गए। तो मैंने दिल्ली की टिकट ली और दिल्ली से फिर यहाँ से गाड़ी के मतलब रीवा गाड़ी का, तो कानपुर तक का टिकट था। मैं झींझक में उतर गई रात के 2:30 बजे, तब मैं दिव्यापुर आई। फ्लाइट में आप पहली बार बैठी थी जब आप बिग बॉस मुंबई के लिए जा रही थी? नहीं, जब मैंने अपने ऊपर पिक्चर बनाई थी और पिक्चर बनाने के जब मैंने उसका प्रमोशन किया था, तो मैं पहली बार तब बैठी थी। पहले मैंने उड़ान भरी थी बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, और दिल्ली से सीधा का नाम तुम्हारे लखनऊ। बिहड़ में आपने ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा। जब आपको समतल ज़मीन नसीब नहीं थी और जिस तरह हवाई यात्रा आरामदायक आपने किया, क्या अनुभव रहा? देखिए, ऐसा अनुभव रहा कि जब मैं बता तो रहे कि मैंने कई एक दाएँ बताई है कि मैं जब तक मैं ज़िंदगी में, जब तक जंगल की ज़िंदगी में रहे, तो कहीं कहीं हमें डामर की सड़क दिखाई दे जाती थी रात के समय, जैसे सड़क पार कर रहे, तो ये लगता था कि ये पक्की सड़क बनी हुई है। तो हम ये कहते थे कभी हमारे नसीब में नहीं होगा जिस सड़क पे हम कभी चलेंगे। और ये प्लान वाली बात है, कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। लेकिन आज पता नहीं किसके आशीर्वाद से सब कुछ है, जिंदा है, सब कुछ है। और मैं सड़क पे भी चली, प्लान में भी चली, सब कुछ चली है। ऐसा नहीं तो हो सकता है किसी गरीब का या किसी हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, भगवान की मर्जी है, तो आज सब कुछ। बिग बॉस में आप गईं, जी कई सारे कंटेस्टेंट हाँ जी। थे। हाँ। सलमान खान से पहली बात और मुलाकात कब हुई और क्या अनुभव रहा आपका? सलमान खान से तो हमारी तभी हुई जब बिग बॉस में मैं गई है, तभी आमने सामने हमारी बात हुई है। और जब वहाँ पे मैं 2.5 महीने रहे हैं, तो हर वीक में का ना वो शनिवार को आते थे, तो शनिवार के शनिवार उनसे मुलाकात होती थी। और जब मैं अंदर थे तो 2-3 दाएँ वे अंदर भी मिलने आए हैं। और उसके बाद में फिर फ़ोन से जब बिग बॉस ख़त्म हो गया, फिनाले के दिन भी अच्छी तरीके से हुए। औरैया के कुछ लड़के हमारे साथ में गए थे, उनकी मैंने भी फ़ोटो कराई। कराने के बाद में फिर हमारी उनसे मुलाकात डायरेक्ट नहीं हुई है, फ़ोन से बातचीत होती रहती है। फ़ोन से बातचीत होती रहती है। जी। सलमान खान के बारे में ये कहा जाता है कि ज़रूरतमंद की वो मदद करते हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे जाए, अगर वाकई ज़रूरतमंद है तो वो मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी और अन्य तरह से भी। कभी आपने कोई गुहार लगाई, मदद की, या सलमान खान ने कोई मदद का ऑफ़र दिया आपको? नहीं,
ऐसा है कि अब ये हमारे ऊपर बनी पड़ी थी। रही बात ये है कि अभी जब से मैं जेल से मैंने आज समर्पण किया है, मैंने कोई ऐसा भी काम नहीं बड़ा किया था कि जो हमें बा पड़ती, लेकिन ये सोचते रहे कि चलो अभी तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे तो कुछ करना चाहिए। तो खुद ही इतना आप लोगों के संग में भाग दौड़ के इतना पर्याप्त हो जाता था, जो अपने बच्चों का भरण पोषण करते रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब दिक्कत पड़ रही, क्योंकि जब से हमारा बच्चा ख़त्म हुआ है तब हम ही को कुछ चलने में दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि तबीयत नहीं सही रहती है। और रही बात सलमान जी की है कि जब मैं बॉम्बे गई थी 2-3 बार गई है, तो मैंने सलमान खान के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पर किसी अगर गरीब के बच्चे को उसने अगर देख लिया भर निगाह के तो उसका मैंने बहुत कुछ सहयोग किया है। लेकिन अभी हमने सलमान भाई को अपने विषय में कुछ बताया नहीं है। अगर मौका लगेगा तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आगे चल के हमारी अब सबसे बड़ी कमी ये है कि बेटा तो चला ही गया, अभी 2 भतीजे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भतीजे तो आज नहीं कल कहीं कमा के खा लेंगे। अभी हमारे भाई की एक बेटी है, वो 20 साल की हो रही, तो उसकी हमें शादी करना है। परिवार की जिम्मेदारी है आप। परिवार की जिम्मेदारी अभी भी है। ठीक है, बेटा तो हमारा दुनिया से चला गया है, लेकिन हम ये सोचते कि भाई नहीं है दुनिया पे तो बेटी तब भी अकेली कहीं अच्छे घर में पहुंच जाए। शायद उनको भी आप अपने बच्चों जैसा मानती हैं। जी। दर्शकों को बता दूं कि लाला राम से जब शादी हुई उसके बाद एक बच्चा हुआ। जब सीमा ने हथियार डाला, समर्पण किया, उस समय 13 महीने उसकी उम्र थी। और बड़ा दुखद ये हुआ कि पिछले साल इकलौता बच्चा था इनका, उस बेटे का निधन हो गया। 13 मई और अब अकेली हैं, लेकिन भतीजे और भतीजियाँ जो हैं उन सब की जिम्मेदारी भी खुद बच्चों की तरह उठाती हैं, अपने जैसे बच्चों की उठाती हैं। और वो इनका एक मानवीय व्यवहार है। मैं समझ सकता हूँ कि बेटे का जाना बहुत ही तकलीफदेह होता है, उससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। कैसे अब आपने खुद को संभाला और अब आपके खर्चे किस तरह चल रहे हैं, परिवार के खर्चे किस तरह चल रहे हैं? भाई साहब, जब से मैं जेल से निकले हैं तब से ये मान लीजिए कि मैं पहली दाएँ दिल्ली आए हैं, अभी तक कहीं से गई नहीं थे, मैं अपने घर पे ही थे। अब किस तरीके से चल रहे वो तो ऊपर वाला जानना कि हम जान रहे हैं। अभी 1-2 हते जो अभी तक हमारे जेल से निकलवाने में उनने काफ़ी मदद की थी, तो तब तो चलो हम जेल में थे, उनने भाई लोगों ने मदद की है, कब वो हमेशा थोड़ी करते रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब जैसा कुछ देखेंगे। अब बिग बॉस उंगली डाले प्राण तो निकलते नहीं हैं, जो हम अपनी उंगली डाले प्राण निकल जाए। बस जिंदा ये मान लीजिए कि पहले हम ये सोचते कि किसी तरीके से भतीजी की शादी हो जाए, उसके बाद में फिर सोचेंगे क्या करना है। बिग बॉस से जो आपको पैसा मिला, हाँ, उस पैसे को कहीं आपने इन्वेस्ट किया, संभाल के रखा, या वो खर्च हो गया? ऐसा है भाई साहब कि अगर मैं वो पैसा अगर रखती, कुछ पैसा देखो 6 लाख रुपए कोई रुपए में रुपए नहीं होता है। जब बच्चे हमारे पास 4 थे, 2 भतीजे, एक हमारे बेटा, एक भतीजी, 4 बच्चे हो गए। तो 4 बच्चों की जितनी हम पे पढ़ाई लिखाई बनी है उतनी मैंने पढ़ाई लिखाई कराई है। अभी एक भतीजी और भतीजा अभी भी पढ़ रहा है, अभी जो टाइम पे बीएससी कर रहा है, तो आगे उनको भी पढ़ाई करना। और आजकल पढ़ाई में कितना खर्चा पड़ता है ये तो सभी को मालूम है। तो वही सोच रहे हैं कि अब मेरा बेटा तो चला ही गया, तो हम सोचते हैं कि यही भतीजा ही ने थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, तो वे उसी में लगे हैं। कैसे क्या होना है कि बस आप ही लोगों का सहारा है, कैसे अब आगे बढ़ेंगे वो भगवान जाने। नहीं, मैं कोशिश करूंगा और ये दुआ भी करूंगा कि जो आप मदद की बात कर रही हैं ये मैसेज सलमान खान तक पहुंचे और सलमान खान आपसे बात करें, और शायद मुझे उम्मीद है मदद भी करेंगे आपकी। अब देखते हैं, हम आप लोगों के माध्यम ही से देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस से पहले आपकी एक फिल्म आई थी वुंडेड, बिहार में शूटिंग हुई थी उसकी। उस फिल्म ने आपकी ज़िंदगी को कितना बदला? क्या आप मानती हैं कि वो फिल्म ज़रिया बनी बिग बॉस तक पहुंचने की? हाँ, हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं। ऐसा है कि जब हमने आनंद जी से पूछा था तो उनने यही कहा कि आपकी मैंने पिक्चर को देखा है और आपकी पिक्चर लंदन से अवार्ड थी, वो पिक्चर को देख के और आपका नाम को देखते हुए तो हम आपके ढिंगा तक आए। सीमा, बागियों पर कई फिल्में बनी हैं, फूलन देवी पर भी बैंडेड क्वीन बनी थी, आपकी ज़िंदगी पर वुंडेड नाम की फिल्म बनी। आपको लगता है कि आपकी फिल्म में पूरा न्याय हुआ आपके साथ?
देखिए, मैंने तो पूरा कोशिश करी थी कि सब जो वहाँ पर जंगल में मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, मैंने सब कुछ दर्शाया है। लेकिन न्याय वाली बात कहें तो सबसे बड़ी न्याय तो हमें ये नहीं मिला कि देखिए पिक्चर बहुत अच्छी चल गई, कमाई भी हुई है, लंदन में 2 दाएँ रिलीज भी हो गई, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हमें तो उसमें 2 रुपए नहीं मिला है। तो आपने पहले कोई मेहनताना तय नहीं किया था? ऐसा था कि वो हमारे भाई ने किया था, और भाई का जो लिखा पढ़ी के कागज़ थे वो हमें आज दिन तक नहीं मिले हैं। भाई साहब, लड़ाई होती है सिर्फ कागज़ से, कागज़ मेरे पास थे नहीं, भाई का एनकाउंटर हो गया। जब भाई की हमें पैसे का जेवर का कोई अभी तक अता पता नहीं चला, क्योंकि हमारे भाई पे चाहे 10 रुपए हों चाहे 10 लाख हों, वो एक औरैया का सुनार था, वो उसी के पास में करता था। वो सुनार जब हमारे भाई का एनकाउंटर हो गया, वो रात ही रात अपनी संपत्ति बेच के भाग गया। मेरा खुद का जेवर उसी के पास में रखा था। बिग बॉस में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जी सीजन 4 में भी थे। सबसे ज़्यादा आपकी किसके साथ बनती थी और सबसे ज़्यादा खटपट किससे होती थी? ऐसा है कि हमारी तो बहरहाल सबसे बनती थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे तो उनकी नहीं बनती, जैसे डॉली बिंद्रा सोता की नहीं बनती थी। एक दिन हमने श्वेता तिवारी का पक्ष लेते हुए डॉली बिंद्रा से 4 बातें करी भी। हमने, डॉली जी आप क्यों लड़ती हो? तो बोली कि ये कनो हमें कनो गुस्सा आती है, ये राजा चौधरी के साथ में गलत करती। तो हमने ऐसा, वो बात नहीं, पति पत्नी है, उनका बने या नहीं बने वो लोग समझेंगे। और अगर आपको लड़ना था तो बाहर भी लड़ाई लड़ सकती थी, क्योंकि हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उनके में भी लिखा था कि बाहर की बात भीतर नहीं कर सकते, और डॉली बिंद्रा ने करी। तो हमने बिग बॉस से ये भी कहा था, हमने ये इंग्लिश में गाली दे रही, अगर बिग बॉस हमें 10 मिनट की मोहलत दे दें तो हमसे गारियन में डॉली बिंद्रा लड़े या कुश्ती में लड़े, हम दोनों में तैयार हैं। लेकिन किसी ने नहीं हमें दिया। एक दिन चाकू के ऊपर वो सुबह सुबह चिल्लाने लगी कि ग्रीन वाला चाकू नहीं मिल रहा है। तो हमने, डॉली जी जब आदमी सो के जगता पता नहीं किस मूड में जगता है, और आप चाकू का, जब शाम के चाकू था तो यहीं हूँ कहीं पड़ा होगा। बोले सीमा जी हम आपसे नहीं कह रहे, तो हमने किसी से कह रही, लेकिन हमने बड़ा कोशिश करी कि जी हमसे लड़ जाए, लेकिन नहीं लड़ा। और लेकिन वहाँ पे जितने लोग थे हमें बड़ा सम्मान दिया, ऐसा नहीं है। जैसे ग्रेट खली थे, एक दिन खली डॉली बिंद्रा पे प्लेट टूट गई थी, तो कांच की प्लेट थी, वहाँ पे बगड़ा था, और इनने देख नहीं पाया खली जी ने कि सीमा परिहार अंदर है, मैं किचन में थे, तो जी गाली देते हुए कहे कि साले कोई नहीं समझता है। इनने गाली का शब्द यूज किया, और करने के बाद उस टाइम पे अस्मित पटेल वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। तो हमने खली से कही, हमने खली वली हुई हो अपने घर के लिए, जी गालियों के शब्द मत निकालिए। तो हमने कि गालियों के शब्द निकालोगे तो आप पे सब लड़का नाराज़ हो पड़ेगा। आपने सोच लिया कोई सुन नहीं रहा, तो जी डर गया, पहले मनोज तिवारी की ढिंगा भाग लिया। बोली दीदी हमसे गुस्सा हो गई। जब हम आए तो मनोज ने पूछा दीदी बैठो, हमने कि अभी नहीं बैठेंगे। फिर इसने दोबारा पूछा कि गुस्सा, हमने कि जी नहीं। तो बोले हमने सुना है कि तुम कनो खली पे गुस्सा, हमने कि मैं खली पे गुस्सा नहीं, लेकिन खली का शब्द बोलने का गलत था। इनको ये देखना चाहिए था कौन पे प्लेट टूटी है, किसकी गलती है, लेकिन ये सबको गालियाँ दे रहे, तो ये गलत है। मनोज तिवारी से आपकी बनती थी? हाँ बहुत अच्छी। मनोज तिवारी को जब पहले मैं दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते थे जाके, 1 2 4 10 दाएँ मैंने फ़ोन किया, मनोज जी ने उठाया नहीं, उस दिन से हम मिलने नहीं गए, जैसी कुछ बात है। अब मनोज तिवारी ऐसा है कि मनोज तिवारी राजनीति में आ चुका है, बहुत कुछ बड़ा नेता बन गया है, तो अब छोटे आदमी को हर आदमी भूल जाता है ना। हो सकता है उनकी व्यस्तता हो। नहीं 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 नहीं, हम, ऐसा है कि मैंने भी दुनिया काफ़ी देख लिया है। जब आदमी कुछ आगे कदम बढ़ जाता है तो छोटे आदमी को हर आदमी भूल जाता है। हर आदमी अपनी पोजीशन देखता है कि हो सकता है कि अगर वो कोई छोटे आदमी से मिलेगा उसकी पोजीशन डाउन हो जाए। तो वो मनोज तिवारी जो हमें बिग बॉस में मिला था, वो कुछ टाइम पे चेहरा अलग था। 2014 में जब मनोज तिवारी दिल्ली में लड़ने आए थे, तब चेहरा कुछ मनोज तिवारी का और था। आज की डेट में देखिए तो मनोज तिवारी का चेहरा कुछ और है। और जो लोग थे बिग बॉस में, उनमें से किसी से अब बात होती है आपकी? सिर्फ प्रशांत गोस्वामी से, अस्मित पटेल से, और समीर सोनी का, श्वेता तिवारी का नंबर हमसे निकल गया, क्योंकि फ़ोन हमारा टूट गया था। फ़ोन ही में नंबर थे, मैंने लिख के कहीं धरे नहीं थे, इसलिए संपर्क टूट गया उनसे। जी, बिग बॉस कर लिया आपने, उससे पहले फिल्म बनाई अपनी।
अब आगे सीमा परिहार क्या और चाहते हैं? देखते हैं भगवान क्या कराता है, और फिर आप लोगों का सहयोग मिला तो देखते हैं भगवान कौन मोड़ तक ले जाता है, वो तो आने वाला पल बताएगा। बीच में एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ऐसा भी आया जब आप राजनीति से जुड़े, सियासत आपको रास नहीं आई या कुछ और वजह रही जो आप सियासत से किनारे कर गए? नहीं नहीं, और वजह नहीं थी, वजह ये थी कि पहले मैंने जेल से शिवसेना ज्वाइन करी थी, और उसके बाद में जब चुनाव मैंने टिकट वापस ले लिया था, फिर मैंने सभी, तब तक बाल ठाकरे जी भी ख़त्म हो गए थे, और हमारे यहाँ के एक दीपू चौधरी थे इटावा के, वो भी ख़त्म हो गए थे। फिर जब मैं जेल से छूट के आई तो पहले पिक्चर बनाई, पिक्चर के बाद में जब हमारा भाई का एनकाउंटर हुआ, तब उसके बाद में मैं उदित राज से जुड़े थे, जब ये इंडियन जस्टिस पार्टी चलाते थे। उस टाइम पे इनका जन मोर्चा चल रहा था भारत यात्रा का, तो तब मैं इंडियन जस्टिस पार्टी में हुए। मैं उस टाइम पे इनसे कहते रहे, इनने हमें अपने पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक बनाया था, तो हमने कि मैं प्रचारक तक रहेंगे, मैं चुनाव नहीं लड़े। इनने घोषणा कर दी मिर्ज़ापुर भदोई से चुनाव की। भाई साहब जो कुछ थी, मैंने नामांकन तो वहाँ पे कर दिया इनके सबके कहने से, फिर इन लोगों ने हमें सहयोग नहीं दिया, तो जो कुछ मेरी पूंजी थी वहीं पे लग गई। ठीक है, क्योंकि कोई पैसी हमारे पास ज़्यादा पूंजी थी नहीं, और चुनाव में आप जानते हैं कितना खर्चा पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया कि देखिए राजनीति में हम तभी आ सकते या तो खुद को मजबूत हों, और रही बात ऐसा कि ऐसा कोई बंदा सामने मिला नहीं कि वो अपने आप, जैसे फूलन देवी को एक संसद तक पहुंचाने में कहाँ था मुलायम सिंह जी का, लेकिन हमें तो आज दिन तक किसी का संगत ही नहीं मिला ऐसा कि जो हमें कोई आगे 2 कदम बढ़ा देता। अगर कोई राजनीति में आपको बढ़ाने वाला मिल जाए तो आप राजनीति में आने को अब भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमें कोई मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वो थी मल्लाव कास्ट से, हम एक पढ़ते हैं छत्री कास्ट से, तो मेरे को तो ये लगता है कि छत्री में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो सीमा परिहार को आगे उठवा दे। मैं आपसे कुछ नेताओं के नाम लूँगा और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि उनके बारे में आपकी राय क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ऐसा है कि अगर मानना जाए तो मैं अभी डायरेक्ट तो मोदी जी से मिले नहीं, लेकिन मोदी जी की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ समाज में रह के देख रही हैं, और सभी लोगों को लोकप्रिय है मोदी जी, तो उस तरीके से हमें भी है। योगी आदित्यनाथ। जैसे योगी आदित्यनाथ को हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। एप्लीकेशन लेके मैं गुरु पूर्णिमा को गोरखपुर गई थी। जब गोरखपुर में मैंने एप्लीकेशन दिया जाके, जो उनके वहाँ पर प्यारो वगैरह खड़े थे, जब मैंने एप्लीकेशन दिया कि हमें बाबा जी से एप्लीकेशन देना है, तो हमें ये वहाँ पे प्रश्न मिला था कि ये तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और योगी जी तो का नाम है पूर्वांचल में है, तो ये प्रार्थना पत्र वो यहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई सामना नहीं पड़ा है योगी जी से, तो मैं 2 शब्द अकेले पूछना चाहते हैं कि मैं तो ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूरब में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, वो हर जगह का एप्लीकेशन देख सकता है, और प्रदेश भर की जो आबादी है उसको, उसकी ज़िंदगी बेहतर करने की, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। लेकिन मैं 2019 की बात बता रहे, मैं तो यहाँ से लेकर मैं जब कभी नहीं गोरखपुर गए, लेकिन ये बाबा जी को जब सबने कहा, क्योंकि मैंने 1-2 दाएँ यहाँ नखलऊ गए, बोले नखलऊ में नहीं है, तो मैं नखलऊ से सीधा गोरखपुर के लिए बैठी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीमा, कई बार पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय अधिकारी या उनके आसपास के जिन लोगों ने आपसे कहा कि वो उनके मेन आदमी हैं, जो उनके मेन संगे चलने वाले हैं, तो हो सकता है उनका मकसद कुछ और रहा हो, लेकिन तो ये बाबा, योगी बाबा तक बात ना पहुंची हो। अगर पहुंचती तो निश्चित वो आपकी फरियाद सुनते। मैं आपकी बात भैया मानते हैं, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से 2-3 दाएँ कही। अगर ऐसी कोई बात थी तो योगी जी के मैंने ऑनलाइन पे मैंने 2-3 दाएँ अपनी कॉल की है, और मैंने वहाँ पे समय भी मांगा है, जो उनका फ़ोन यहाँ पर कालीदास मार्ग पे उठाता है ऑफिस में। हमने कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना कैसे हो सकती है, तो बोले आपकी मैंने रिपोर्ट लिख के रख ली है, और आप जब दिखाएंगे, जब का नाम PM साहब बताएंगे तभी हो सकता है। CM साहब का अभी तक लेकिन हमारे पास में नहीं है। मैंने कम से कम 10 दाएँ फ़ोन किया है ऑफिस पे।
हाँ, तो कैसे बात मान के चले? अखिलेश यादव कैसे लगते हैं आपको? देखो, अखिलेश जी से वैसे हमारी आमने सामने की वह मुलाकात नहीं है, उनके पिताजी की थी। पिताजी से हमारी कई एक बार मुलाकात राष्ट्रीय कार्यालय पे हुई है उन्हीं के पे, और एक दो दाएँ औरैया में भी हो गई है। तो उनको अच्छी तरीके से मैं जानते थे, मुलायम सिंह जी को। अखिलेश जी से अभी आमने सामने हमारी बैठ के बात नहीं हुई है। मुलायम सिंह जी कैसे व्यक्ति थे? वो तो अच्छे आदमी थे और बात भी बड़ा ध्यान से सुनते थे, तो वो तो बड़े अच्छे आदमी थे। मायावती के बारे में भी आप तमाम खबरें देखती होंगी, सुनती होंगी। मायावती के बारे में राय क्या है आपकी? देखिए, ऐसा है कि मायावती को मैंने खबरों के द्वारा मैं पढ़ लेती हूँ, पेपर के द्वारा पढ़ लेती हूँ, लेकिन वैसे कहो आमने सामने की क्या है मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, 2007 में कुछ उनके ऐसे मंच पे भाषण थे, तब से मैंने इच्छा भी नहीं जताई है कि मैं मायावती से मिले जाके। सीमा, आखिरी सवाल आपसे। बहुत लंबी यात्रा हर इंसान की होती है, आपकी भी है। एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आपने बिहार में गुजारा और अब आप हथियार डाल के सरेंडर करके एक आम जिंदगी जी रही हैं। इस पूरी जर्नी में कौन वो लोग थे जो मजबूती से आपके साथ खड़े रहे और जिनसे आपको हिम्मत और हौसला मिला? देखिए, ऐसा है कि जो अभी तक पहले खड़े रहे तो वहाँ में दो चार लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत से नहीं हैं जो आज की स्थिति में हमारे साथ में हैं। तो उनका हम खुल के नाम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दो तीन जने हैं खास करके। उनसे आपको हिम्मत मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और फिर उसी सवाल पे हम वाइंड अप करेंगे कार्यक्रम को। सीमा परिहार की और ख्वाहिशें क्या हैं? क्या हासिल करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी से? देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ख्वाहिश नहीं है। मैं ये सोचती हैं कि जैसे सभी जने दो वक्त की रोटी खाते हैं, दो वक्त की रोटी मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे घर में जैसे परिवार में भतीजी है, भतीजे हैं, इनको कहीं लाइन पे लग जाए, भतीजी की शादी हो जाए, तो आप अब एक ज़िंदगी जो बची है समान सेवा में गुजारना चाहते हैं। बस ये ख्वाहिश है मेरे अंदर। आपने अपनी गलतियों से कभी सबक सीखा, कोई सीख ली? बिल्कुल लिए। अगर गलतियों से सीख नहीं लेते तो यहाँ तक आज नहीं बैठे होते, काफ़ी ली हैं। संतुष्टि का पैमाना क्या है आपके लिए? आप संतुष्टि का तो यही है भाई साहब, क्या क्या बताएं। मैंने अभी तक बहुत कुछ संतुष्ट किया है और कर रही हूँ और करती रहेंगे। खुशी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? ऐसा है कि खुशी थी तब थी, पहले मैंने जितनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ करी सब कुछ भूल चुके थे। अपनी ज़िंदगी में बेटा के साथ में खुश थे, तो ये कहते थे कि हम समान अब कोई है ही नहीं। लेकिन अब तो मेरे को ये लगता है कि खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में कभी आएंगी नहीं, दुख के अलावा। खुशी आने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और बेहतरी की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। मैं इसी नोट पर इस बातचीत को रोकता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में शेर पढ़ा था, अंत भी एक शेर के साथ ही इस कार्यक्रम का मैं करना चाहूँगा। कितने ही धूप छाँव के मौसम बदल गए, कितने ही धूप छाँव के मौसम बदल गए, कुछ ज़ख्म ज़िंदगी के कभी सूखते नहीं। उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी, जैसे बीहड़ के रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, उसी तरह की ज़िंदगी सीमा परिहार की रही। तमाम उतार चढ़ाव आए, अच्छे दिन भी देखे, बुरा वक्त भी देखा और अभी भी कुछ समस्याओं से जूझ रही हैं। वो चाहती हैं कि सरकार आगे आए, इनकी मदद करे और जो सरेंडर के समय प्रशासन ने इनसे वायदे किए थे, पुलिस ने इनसे वायदे किए थे, कम से कम उन वायदों पर वो पुलिस ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, तो जिससे इनकी ज़िंदगी और इनके जो परिवार के तमाम बच्चे जो अभी इनके सहारे जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।